हेलो एवरीवन, डूइंग गुड। चलिए, लास्ट क्लास है एग्जेम्प्ट इनकम की और इसमें हम देखने वाले हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA। हालांकि इसे कंप्लीट करने के बाद हम लोग कुछ MCQ भी करेंगे। डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA, जैसे मैं ये सब बोलता हूं तो आपके मन में एक बात आनी चाहिए, सर आप एग्जेम्पशन पढ़ा रहे हैं, एग्जेम्प्ट इनकम, हाउ कम डिडक्शन? तो सेक्शन 10AA को हम डिडक्शन तो बोलते हैं, लेकिन ये डिडक्शन की तरह बिहेव नहीं करता है। डिडक्शन कैसा होता है? पहले हम इनकम को जोड़ते हैं तो आता है ग्रॉस टोटल इनकम और उसके बाद हम डिडक्शन क्लेम करते हैं अंडर चैप्टर 6A, विच रेंजेस फ्रॉम सेक्शन 80C टू 80U। 10AA नहीं आता उसमें, राइट। हम डिडक्शन क्लेम करते हैं अंडर सेक्शन 80C टू 80U और फिर उसके बाद आता है टोटल इनकम। तो ये 10AA वाला डिडक्शन क्या है? व्हाट इज दिस 10AA का डिडक्शन? 10AA का डिडक्शन बोलते हैं हम इसे, बट ये एग्जेम्पशन की तरह ही बिहेव करता है। इसमें आपको टोटल भी डिडक्शन मिल सकती है और पार्शियल डिडक्शन भी मिल सकती है। हम जितना कमाते हैं उसका एक छोटा सा हिस्सा या फिर वो पूरा पूरा, राइट। तो जब हम अपनी इनकम को लिखेंगे तो उसी समय डिडक्ट करके फाइनल इनकम को लिखेंगे। ये डिडक्शन बाद में क्लेम नहीं करना आफ्टर GTI। ये इनकम लिखते समय ही जो भी ये XYZ इनकम है, ठीक है, मान लीजिए ये 100 रुपए आपने कमाया जिसमें से 20 रुपए की डिडक्शन मिल गई, तो आप इनकम को लिखेंगे कितना? सीधे 80 रुपया। तो डिडक्शन आप पैरेलली हाथों हाथ ही वहां से क्लेम कर लेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे एग्जेम्पशन को क्लेम किया जाता है, राइट। तो दिस इज नॉट गोइंग टू बिहेव लाइक इन डिडक्शन, दिस इज in fact बस spoken as deduction, but this is an sort of exemption only, and इसलिए आप इसे इसी चैप्टर में पढ़ते हैं exempt income। ये चैप्टर 6A का डिडक्शन बिल्कुल भी नहीं है। अब ये है क्या? सेक्शन 10AA। 10AA में अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते हो, कहाँ लगाते हो? SCZ में, ठीक है, तो आपको मिलता है ये डिडक्शन। मैंने आपको जो एग्जेम्प्ट इनकम की पहली क्लास हुई थी उसमें ही बताया था कि SCZ गवर्नमेंट किसे डिक्लेयर करती है? अगर कोई अनयूटिलाइज्ड लैंड होती है जहां पे ना तो खेती हो रही है ना कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो हमारी गवर्नमेंट उसको नाम दे देती है SCZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। कहती है यहां पे आके धंधा करो भाई, धंधा इकोनॉमिकली वायबल होगा। कैसे वायबल होगा? हम आपको टैक्सेस माफ कर देंगे, हो सकता है गवर्नमेंट इनकम टैक्स माफ कर दे, कभी GST माफ कर दे, कोई दूसरा तीसरा फायदा दे दे, कुछ ना कुछ फायदा देगी उस जोन में, जिससे धंधा इकोनॉमिकली वायबल होगा। अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं जो छूट कहां मिल रही है? इनकम टैक्स में। इनकम टैक्स में गवर्नमेंट एग्जेम्पशन दे रही है कि SCZ में जो मैन्युफैक्चरिंग करेगा। नाउ व्हाई इज मैन्युफैक्चरिंग इंपॉर्टेंट? आपने एक वर्ड सुना होगा, एक फ्रेज सुना होगा जो हमारी करंट गवर्नमेंट बहुत तेजी से यूज कर रही है, वोकल फॉर लोकल। क्या मतलब है इसका वोकल फॉर लोकल? इसका मतलब है कि आप प्रमोट कीजिए जो इंडिजीनियस प्रोडक्ट है, हमारे देश का प्रोडक्ट है। हम विदेशी प्रोडक्ट पे कम डिपेंडेंट रहें। देखिए, विदेशी प्रोडक्ट पे अगर हम डिपेंडेंट होते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है हमारी इकोनॉमी पे? एक तो हमारे देश का पैसा बाहर जाता है, दूसरी चीज हमारी जो कंपनी, हमारे देश की कंपनी है, जब हमारे देश में ही कोई उससे माल नहीं खरीदेगा तो कैसे ग्रो करेगी, राइट। वो बाहर कैसे बेचेगी माल? देखिए, हमें अपनी कंपनी को इनिशियल फेज में प्रमोट करना होगा। जो हमारे देश की कंपनी है, हम उनके माल खरीदेंगे तब तो वो ग्रो करेंगे, इतने कॉम्पिटेंट हो जाएंगे कि बाहर भी माल बेचेंगे और विदेशी मुद्रा लाएंगे, जिससे देश हमारा और डेवलप करे और ग्रो करे। अगर हम विदेशी प्रोडक्ट खरीदेंगे तो हमारे देश का पैसा ही बाहर चला जाएगा। मैं आपको बहुत पुरानी बात बताता हूं, तकरीबन 150 साल पुरानी बात होगी। जापान की बात कर रहा हूं। पता है, जापान के उस समय जो प्रोडक्ट होते थे ना, वो बड़ी इंफीरियर क्वालिटी के होते थे। जापान है भी बहुत छोटा सा देश। पता है, ज्योग्राफिकली देखा जाए तो इंडिया का एक स्टेट है उत्तर प्रदेश, उसका 1/4 से भी कम होगा, इतना ज्योग्राफिकली छोटा है जापान। यानी हमारे तो एक स्टेट का भी चौथाई है, पूरे देश का चौथाई नहीं, पूरे एक स्टेट का भी चौथाई ज्योग्राफिकली है। इतना बड़ा सा तो देश है सिर्फ जापान। अंडर डेवलप भी था उस समय, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत ग्रोथ हो चुकी थी जापान में। तो जापान के जो प्रोडक्ट्स थे ना, जो उनकी इंडिजीनियस कंपनी बनाती थी, लोकल कंपनीज बनाती थी जापान की,
तो वो प्रोडक्ट महंगे भी होते थे, क्वालिटी भी उनकी इंफीरियर होती थी, राइट। तो जब बाकी देशों ने जापान से पूछा कि भाई, जापान के लोगों से कस्टमर सर्वे में पूछा कि भाई हमारे देश का प्रोडक्ट आपके देश में आता है, ये सस्ता भी है, राइट, और क्वालिटी भी बहुत बेटर है, फिर भी आप अपने देश का जापान वाला ही प्रोडक्ट क्यों खरीदते हो? तो पता है जैपनीज ने क्या बोला? बोला कि हम अपने देश को प्रमोट करते, इंकरेज करते हैं, राइट। हम विदेशी प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते, जो हमारे देश का प्रोडक्ट है हम वही खरीदेंगे, वो महंगा है, इंफीरियर है, वो हमें मालूम है, ऐसा नहीं है आपको बताने की जरूरत है, हम जानबूझकर उसे ही खरीदते हैं, हम विदेशी कंपनियों को इंकरेज नहीं करते। और जरा देखिए आज जापान कहाँ है, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने पे काम किया, राइट। पूरा देश लगा हुआ था कि हम विदेशी कंपनी को एंटर करने नहीं देंगे, ठीक है। वो इंफीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट महंगे भी खरीदने को तैयार थे। तो गवर्नमेंट ने भी उनको इस तरीके से मोटिवेट किया था, इस तरीके से उनके माइंड को चेंज किया था कि वो अपने देश के प्रोडक्ट पे ही डिपेंडेंसी दिखाएं अपनी। शायद वही अब हमारे देश में भी करने की आवश्यकता है, इसीलिए मोदी जी बोलते हैं वोकल फॉर लोकल। अपने लोकल प्रोडक्ट को प्रमोट कीजिए, उसके बारे में लोगों को बताइए, ताकि लोग भी डिपेंडेंसी अपनी किस पे दिखाएं? लोकल प्रोडक्ट को। लोकल प्रोडक्ट मतलब द प्रोडक्ट्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। आइए देखते हैं 10AA में गवर्नमेंट किस तरीके की डिडक्शन दे रही है। सेक्शन 10AA, अंडरटेकिंग मैन्युफैक्चरिंग और प्रोड्यूसिंग एलिजिबल आर्टिकल और थिंग। कह रहा है जो लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस करना एक ही बात हो गई, एलिजिबल आर्टिकल और थिंग। नाउ व्हाट इज दिस एलिजिबल आर्टिकल और थिंग? सिर्फ दो ही चीज इनएलिजिबल है। इनएलिजिबल, इनकम टैक्स में इनएलिजिबल आर्टिकल पता है किसको कहा जाता है? लिख लीजिए, आज कई जगह काम आएगा। सिगरेट और अल्कोहल। सिगरेट और अल्कोहल ये कहलाता है इनएलिजिबल आर्टिकल, यानी सिगरेट और अल्कोहल के अलावा आप कुछ भी बनाइए, सिगरेट और अल्कोहल के अलावा आप कुछ भी बनाइए, आपको डिडक्शन मिल जाएगा सेक्शन 10AA में। कहता है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अलग से क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर गुड्स है कि सर्विस है, ये अपने आप में आज तक एक प्रॉब्लमैटिक इशू था। बहुत सारी कंपनियां कहती थी कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी हम क्या करते हैं, डब्बे में डाल के प्रोडक्ट की तरह बेचते हैं। जैसे आप एंटीवायरस की सीडीज खरीदते हैं, बॉक्सेस, जैसे आप कंप्यूटर की दुकान पे जाइए तो आप देखेंगे कि एंटीवायरस के बॉक्सेस होते हैं, वो आपको मिल जाते हैं, ठीक है। आप जाइए, टैली का भी सॉफ्टवेयर बॉक्सेस में मिलता है आपको, राइट। तो बड़े सारे लोग ना अपने सॉफ्टवेयर्स को बॉक्सेस में प्रोडक्ट की तरह बेचते हैं। तो एक ओपिनियन ये था कि जो सॉफ्टवेयर होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है, वो गुड्स होता है, क्योंकि वो बॉक्सेस में प्रोडक्ट की तरह बिकता है। लेकिन कुछ लोग का कुछ ओपिनियन ये भी था कि ये एक सर्विस है। जीएसटी आने के पहले ये हमेशा से प्रॉब्लमेटिक इशू रहा है, हालांकि जीएसटी में ये इशू सॉल्व हो चुका है। मालूम है आपको, जीएसटी में लॉ में बता दिया गया है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, एक सर्विस है, ठीक है। तो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कोई भी गुड्स, ठीक है, चलेगा, अदर देन इनएलिजिबल आर्टिकल, और एक सर्विस के रिस्पेक्ट में भी आपको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिल जाएगा, एंड दैट इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। हालांकि ये लॉ पुराना है, ठीक है, ये बहुत पहले से चल रहा है, 2005 से ही चल रहा है ये कानून, और उस समय तो ये पता ही नहीं था कंप्यूटर सॉफ्टवेयर गुड्स है कि सर्विस है, इसलिए भी लिखना पड़ा था, ठीक है, कि भाई किसी को गुड्स लगता है, किसी को सर्विस लगता है, मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस लिखे और साथ में सॉफ्टवेयर लिख दें। जैसे यहाँ मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस वर्ड लिखा हुआ है और साथ में सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है, तो कुछ लोग नाराज हो जाएंगे, क्योंकि वो तो कहते हैं मैन्युफैक्चर कैसे हो सकता है भाई, ये गुड्स थोड़ी ना है, ये तो सर्विस है। तो इसीलिए और करके ये अलग से लिख दिया गया। भाई तमाशा ना करना, ठीक है, तुमको गुड्स समझ में आए, सर्विस समझ में आए, कानून कहना चाहता है इनकम टैक्स का कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी अगर बनाओगे तो हम क्या करेंगे, उस पर छूट देंगे, ठीक है। हालांकि आज की तारीख में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, एक सर्विस है, ये जीएसटी में बता दिया गया है। सिचुएटेड कहां पे होना चाहिए, SCZ में होना चाहिए।
आपकी प्रोडक्शन कब चालू हो जानी चाहिए? 1/4/2005 या उसके बाद, लेकिन 31 मार्च 2021 तक। 31 मार्च 2021 तक? सर ये फिर पुरानी बात आप क्यों कर रहे हैं? प्रोडक्शन तो पहले ही शुरू हो चुकी होगी 31 मार्च 2021 तक, उसको डिडक्शन मिल रहा है। बेटा डिडक्शन इसमें 15 साल तक मिलता है। तो जिसका 31 मार्च 2021 को प्रोडक्शन शुरू हो गया था, क्या उसकी डिडक्शन खत्म हो गई है? क्या 15 साल बीत गए 2021 को? नहीं। तो अभी बहुत सारे लोगों को डिडक्शन अभी मिल रही है, इसलिए सेक्शन पढ़ना है। जिस दिन 15 साल भी खत्म हो जाएंगे 31 मार्च 2021 से, तो उसका पूरा डिडक्शन 10AA का खत्म हो चुका होगा, तब ये सेक्शन नहीं पढ़ना है, तब तक पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे डिडक्शन आने वाले 15 साल तक मिलेगा। कितना डिडक्शन मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा पीजीबीपी इंटू एक्सपोर्ट टर्नओवर अपॉन टोटल टर्नओवर। आपको डिडक्शन मिलेगा पीजीबीपी इंटू एक्सपोर्ट टर्नओवर अपॉन टोटल टर्नओवर। इस बात को मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। आपका सेल जो है वो है 100 करोड़ रुपए का, दिख रहा है आपको? 100 करोड़ रुपए की सेल है आपकी। 60 करोड़ रुपए की एक्सपोर्ट टर्नओवर है और 40 करोड़ रुपए का डोमेस्टिक टर्नओवर है। मतलब विद इन कंट्री 40 करोड़ बेचे हो, आउटसाइड कंट्री कितना बेचे हो? 60 करोड़ बेचे हो, 100 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमाए 10 करोड़ रुपए का। ठीक है, तो अब यहां पे ये गवर्नमेंट जो डिडक्शन आपको दे रही है वो कितना देना चाहती है? कहना चाहती है कि एक्सपोर्ट टर्नओवर पे जितना कमाए उतना छूट देंगे। एक्सपोर्ट टर्नओवर पे जितना कमाए हो, अगर हम 100 करोड़ पे 10 करोड़ कमाए हैं, 100 करोड़ पे 10 करोड़ कमाए हो, तो 60 करोड़ पे कितना कमाए होगे? बस उसी तरीके से देखना है। 60 करोड़ पे कितना कमाए होगे? तो आप कहेंगे सर 60 करोड़ पे हम 6 करोड़ कमाए होंगे। होगा कि नहीं? अगर 100 करोड़ पे 10 करोड़ है तो 60 करोड़ पे कितना होगा? 6 करोड़। कैसे निकला 60 करोड़ पे 6 करोड़? कैसे निकला ये 6 करोड़? आपने किया 10 करोड़ इंटू 10 करोड़ डिवाइडेड बाई आया 100 करोड़ और इंटू हुआ 60 करोड़। आपने यही फॉर्मूला लगाया। देखिए जरा सा, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो 6 करोड़ आएगा। हाँ 10 ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये हो गया 6 करोड़, आ तो गया 6 करोड़। यानी आपने फॉर्मूला क्या लगाया है इसके लिए? आपने लगाया पीजीबीपी 10 करोड़ इंटू 60 करोड़ एक्सपोर्ट टर्नओवर अपॉन 100 करोड़ टोटल टर्नओवर। यही तो लगाए हो, पीजीबीपी इंटू एक्सपोर्ट टर्नओवर अपॉन टोटल टर्नओवर। इसका मतलब ये होता है कि आपका प्रॉफिट कितना एक्सपोर्ट टर्नओवर की वजह से, इस फॉर्मूले का मतलब यही हुआ, एक्सपोर्ट टर्नओवर की वजह से कितना प्रॉफिट है। 60 करोड़ पे कितना कमाए हो उतना तुमको डिडक्शन दे देंगे। तुम 100 करोड़ पे 10 करोड़ कमाए हो तो 60 करोड़ पे कितना कमाए हो? 6 करोड़ कमाए हो, इतने की डिडक्शन। यानी आपका टैक्सेबल प्रॉफिट 10 करोड़ नहीं है, कितना है? 4 करोड़ से 6 करोड़ रुपए की डिडक्शन देंगे। तो पीजीबीपी की इनकम कितनी होगी हमारी? इस एग्जाम्पल को अगर पकड़ा जाए तो 10 करोड़ माइनस 6 करोड़ रुपए की डिडक्शन, 4 करोड़ रुपए आपका पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। दिस इज टैक्सेबल पोर्शन। और ये 6 करोड़ आपको मिला डिडक्शन, डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA। क्लियर है? पीजीबीपी इंटू एक्सपोर्ट टर्नओवर अपॉन टोटल टर्नओवर। लेकिन क्या 15 साल तक आपको सेम डिडक्शन मिलेगी? कहता है नहीं, पहले 5 साल तक आपको मिलेगी 100% डिडक्शन। मतलब पीजीबीपी इंटू एक्सपोर्ट टर्नओवर अपॉन टोटल टर्नओवर का 100%। यानी पहले 5 साल तक अगर ये पहले 5 साल में की फिगर थी, मान लो ये इनिशियल 5 ईयर्स के अंदर की फिगर है, तो आपको जो डिडक्शन मिलेगी वो 6 करोड़ की होगी। लेकिन अगर ये 6वें साल से 10वें साल के बीच की फिगर थी, मान लो ये 6वें साल से 10वें साल के बीच की फिगर थी, तो फिर आपको 6 करोड़ नहीं मिलता, ये कितना मिलता? 3 करोड़ रुपए। आई बात समझ में? और फिर उसके बाद क्या कर रहा है, अगले 5 साल तक आपको आधा मिलेगा और फिर उसके बाद वाले 5 साल पे आधा मिलेगा, लेकिन एक स्टार लगा हुआ है इस पे, यानी अभी इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है। क्या है?
50% ऑफ पीजीबीपी इंटू ईटी अपॉन टीटी, एक्सपोर्ट टर्नओवर टोटल टर्नओवर, ये तो करेंगे ही, हम करेंगे, आधा कर देंगे, या फिर और अमाउंट ट्रांसफर टू एससीजेड री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व अकाउंट विच एवर इज लोअर, या फिर जितना पैसा आपने एससीजेड री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व में डाला है, दोनों में से जो कम है। अभी ये रिजर्व क्या होता है बाद में बात करेंगे, अभी बस कैलकुलेशन के हिसाब से समझिए, जरा सा प्रैक्टिकली अपने दिमाग में बैठाएं कि ये कह क्या रहा है। आइए देखिए, हम आपको फिगर दे रहे हैं फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की देंगे, सिक्स्थ ईयर की देंगे, 10th ईयर की देंगे और 11th ईयर की देंगे। ठीक है, एक्सपोर्ट टर्नओवर बताना है आपको, ठीक है, डोमेस्टिक टर्नओवर बताना है आपको मुझे, पीजीबीपी बताना है, और अमाउंट ट्रांसफर टू एससीजेड री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व अकाउंट, इसमें कितना पैसा डाले हो। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे कि डिडक्शन कितनी होगी अंडर सेक्शन 10AA। ठीक है, एक्सपोर्ट टर्नओवर, एक्सपोर्ट टर्नओवर 6 करोड़, डोमेस्टिक टर्नओवर 4 करोड़, पीजीबीपी 1 करोड़। ठीक है, ट्रांसफ़र कुछ नहीं हुआ। दूसरे साल एक्सपोर्ट टर्नओवर 5 करोड़, डोमेस्टिक टर्नओवर 15 करोड़, प्रॉफिट हो गया मान लीजिए 2 करोड़, कुछ ट्रांसफ़र नहीं किए। छठवें साल आपका प्रॉफिट, ये एक्सपोर्ट टर्नओवर 6 करोड़ था, डोमेस्टिक टर्नओवर 4 करोड़, पीजीबीपी 1 करोड़, एससीजेड में डाले ही नहीं थे। 10वें साल आपका 8 करोड़, 12 करोड़, 2 करोड़। 11th ईयर में 8 करोड़, 12 करोड़, 2 करोड़ और 50 लाख आपने डाला इसमें। चलिए अब कैलकुलेशन को समझ लेते हैं। पहले 5 साल तक आपको मिलता है 100%। ठीक है, यहां पे आपको 100% मिलेगा। यहां पे 6वें से लेके 10वें साल तक आपको मिलता है आधा डिडक्शन, और 11वें साल से आपको मिलता है आधा, उसमें भी लिमिट है। ठीक है, 50% उसमें भी लिमिट है, स्टार मार्क। ठीक है, 10AA का 100% लीजिए। पीजीबीपी इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर 6 करोड़ अपॉन टोटल टर्नओवर 10 करोड़, ये डोमेस्टिक टर्नओवर है, डीटी मतलब डोमेस्टिक टर्नओवर। ठीक है, 1 करोड़ इंटू 6 करोड़ अपॉन 10 करोड़ कितना होगा? 60 लाख रुपया हुआ, 0.6 करोड़ आएगा, 0.6 करोड़। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इंटू 100% था ना, इसलिए 100% मिलता है। दूसरे साल का कितना हुआ? पीजीबीपी इंटू एक्सपोर्ट टर्नओवर अपॉन टोटल टर्नओवर। ठीक है, ये हो गया 0.5 करोड़। ठीक है, इसमें भी इंटू 100% था। ये देखिए, पीजीबीपी 1 करोड़ इंटू एक्सपोर्ट टर्नओवर 6 करोड़ अपॉन टोटल टर्नओवर 10 करोड़, तो ये हुआ 0.6 करोड़ इंटू 50% भी होगा, तो ये हो जाएगा 0.3 करोड़। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चे मन के सच्चे? समझ में आ रहा है? अब इस बार कितना होगा? पीजीबीपी 2 करोड़ रुपया, पीजीबीपी 2 करोड़ इंटू एक्सपोर्ट टर्नओवर 8 अपॉन टोटल टर्नओवर 12 8 20,
ठीक है, 0.8 इंटू 50% करोगे 0.4 करोड़ हो जाएगा, 0.4 करोड़। ये क्लियर हो रहा है ना सबको? ये आधा कर दिए, छठवें साल से 10वें साल, मतलब छठवें साल का हम 7वें 8वें नहीं बताएं, मतलब बस एग्जाम्पल करा रहे हैं कि पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल का जब डाटा दे तो आप 100% लेना पीजीबीपी इंटू ईटी अपॉन टीटी का। ठीक है, छठवें से लेकर 10वें साल के बीच की अगर आपसे बात करें तो पीजीबीपी इंटू ईटी अपॉन टीटी इंटू 50% कर देना। अब यहां पे क्या करोगे, 11वें से 15वें साल आप करोगे पीजीबीपी इंटू ईटी अपॉन टीटी 2 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 20, ठीक है, इंटू 50%। ठीक है, तो ये कितना आया, ये हो गया 0.4 करोड़। ठीक है, और 0.5 करोड़। ठीक है, जितना पैसा इसमें जमा किया, विच एवर इज लोअर, यानी आपको डिडक्शन मिलेगी कितनी, 0.4 करोड़। ये है फाइनल डिडक्शन, फाइनल आंसर ये है, आपको मिलेगी डिडक्शन 0.4 करोड़ की। तो आप करेंगे पीजीबीपी इंटू ईटी अपॉन टी2 इंटू 50% और फिर उसको कंपेयर भी करेंगे अमाउंट ट्रांसफर टू एसईजेड री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व से। एसईजेड आरएआर में कितना गया, 50 लग गया, तो दोनों में से जो लोअर है डिडक्शन उतनी मिलेगी, इसलिए आपको 0.4 करोड़ मिला। अब मान लीजिए यही अगर हम इस क्वेश्चन में चेंज कर दें, एसईजेड आरएआर अकाउंट कर दें हम आपका 30 लाख रुपया, तो आपको डिडक्शन कितनी मिलती, 30 लाख की मिलती। ठीक है ना, यहाँ पे अगर ये मैंने 30 लाख किया तो आपकी डिडक्शन भी 30 लाख हो जाएगी तुरंत, क्योंकि 0.4 करोड़ 0.3 करोड़ विच एवर इज लोअर, जो लोअर है वो मिलेगा। अब आपको ये मन कर रहा होगा समझने का कि सर ये है क्या, एसईजेड री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व अकाउंट, व्हाट इज दिस। आइए इसकी बात करते हैं। एसईजेड री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व अकाउंट। देखिए, गवर्नमेंट आपको ना बेनिफिट कब देती है, जब आप अपनी इंडस्ट्री को एसईजेड में लगाती हो। हमने एसईजेड में इंडस्ट्री लगा ली, गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको फायदा दे देंगे। लेकिन जब आप एसईजेड में जाते हो ना, तो कभी कभी बिजनेसमैन तंग हो जाता है, क्योंकि कभी कभी बहुत सारी दुख क्या आने वाले, कष्ट आने वाले हैं, उसकी संभावना, मतलब उसके बारे में आइडिया नहीं होता। भाई एक नई जगह पे जा रहे हैं और आपको मालूम है एसईजेड गवर्नमेंट किसको बोलती है, एक जंगल को बोलती है एसईजेड। और जब बिजनेसमैन वहां पे चला जाता है धंधा करने के लिए, इंडस्ट्री लगा लेता है, तो बहुत सारे कष्ट पाता है भाई। मैंने तो आपको बताया भी है कि भाई बिजली के खंभे भी वही गाड़ते हैं, रोड भी वही बनवाते हैं, फैक्ट्री बनवाते हैं, उसके बाद वर्कर्स के लिए रेजिडेंशियल कॉलोनीज बनाते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, सब करते हैं टैक्स का फायदा लेने के लिए बस। ठीक है, लेकिन कभी कभी तो ठीक चलती है चीजें और कभी कभी वो दंग हो जाते हैं, कहते हैं नहीं भाई यहां नहीं कर पाएंगे धंधा। लेकिन जरा एक बात बताइए, किसी ने वहां पे अपना इंडस्ट्री वगैरह सब कुछ स्टैब्लिश कर लिया, सब कुछ लगा दिया, अगर वो परेशान भी हो रहा है तो क्या वो जाएगा, नहीं जा पाएगा। वो कहेगा इतना बवाल, इतना झमेला हम किए क्यों है डिडक्शन लेने के लिए, अगर हम इंडस्ट्री अब यहां से हटा दिए तो डिडक्शन ही नहीं मिलेगा। 15 साल की छूट लेने के लिए तो ये सारा, मतलब इतने सारे, उसको क्या कहते हैं, आई डोंट रिमेंबर वो मुहावरा एक, कि पता नहीं कहाँ ओखली में एक सर दिया तो अब, ठीक है, तो इट्स लाइक कि भाई सारे जितने कर्म थे वो तो हम कर लिए, ठीक है, जितना झमेला था वो सब कर लिए, अब अच्छे दिन आने वाले हैं, यानी कि आपको डिडक्शन मिलने वाली है, तो कौन भागेगा। यानी कोई भी जो ये सारी चीज कर चुका है ना, अपनी इंडस्ट्री वगैरह स्टैब्लिश कर चुका है, अब अगर कष्ट आएगा भी ना तो वो निकलने की नहीं सोचेगा, कहेगा जब इतना झेल लिया ना तो थोड़ा सा और झेल लेंगे, लेकिन अब डिडक्शन तो लेके रहेंगे क्योंकि इसी के लिए इतना झमेला झेले, राइट। लेकिन आपकी इंडस्ट्री की भी एक लाइफ होती है। मान लेते हैं कि 10 साल बाद अब आपकी कोई भी मशीन काम लायक नहीं बची है, आपने ह्यूज इन्वेस्टमेंट की थी लेकिन सब अब खराब हो चुकी हैं, ठीक है, बाकी अब सारी चीज फिर से बनानी पड़ेगी, मतलब वॉट एवर यू हैव डन, फैक्ट्री वैक्ट्री ये सब भी डिप्रिशिएट हो चुकी है, बिल्डिंग्स वगैरह भी, यू नीड टू, मतलब मोटा मोटी अब आपको दिख रहा है कि एक बड़ा एक्सपेंडिचर आने वाला है। तो क्या उस समय आपके मन में आएगा कि चलो अब यहां से निकल लेते हैं, कि 10 साल हो गए, ठीक है, अगर वो शहर डेवलप कर गया, आफत खत्म हो गई, तब तो ठीक है, तब तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आज भी वहां पे आफत है
अभी भी ठीक से ग्रो नहीं की है वो जगह, तो क्या 10 साल बाद जब री इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ रही है कि भाई पैसा फिर लगेगा, अब सारी मशीन फिर से खरीदनी है, इंस्टॉल करानी है, यहाँ पे बिल्डिंग में भी कुछ प्रॉब्लम है, अब वो सब भी सही करना है, एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम मैं कहना चाहता हूं जब आपको लगेगा कि अब दोबारा पैसा लगना है, बड़ा पैसा लगना है, तो क्या आप निकलने की सोचोगी अगर वहां आफत है तो? हाँ, अब तो मन करेगा कि एक बार एक काम करते हैं, वहां पे निकल लेते हैं। ठीक है, ये कब होगा? 10-15 साल बाद ही होगा, इससे जल्दी तो नहीं होगा। तो 10 साल के बाद गवर्नमेंट क्या कह रही है? कह रही है कि आप कुछ पैसा अपने प्रॉफिट से निकालिए और कहां डालिए? SEZ री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व अकाउंट। अब ये क्या होता है? ये बैंक में खाता खुल जाता है और उस खाते का नाम है ये कोई अलग से रिजर्व अकाउंट नहीं, ये खाते का नाम है। ये बैंक में जाएंगे, आप खाता खुलवाएंगे, खाते का नाम क्या होगा? SEZ री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व अकाउंट। इस खाते में पैसा तो डल जाता है, लेकिन निकलने की कंडीशन बताई गई है। आप इससे पैसा तभी निकाल सकते हो जब आपको SEZ में ही इंडस्ट्रियल कुछ परचेज करनी है, मतलब आपको अपनी कैपिटल एसेट वगैरह खरीदनी है, मशीन वगैरह खरीदनी है, मतलब कैपिटल खर्चा होना चाहिए SEZ में, उसके लिए ही पैसा निकल सकता है। जा तो सकता है जितना चाहे जितना। तो गवर्नमेंट ने कहा है 10 साल के बाद, कहा कि आपको छूट कितनी मिलेगी? जितना आपका PGBP इंटू ET अपॉन TTA, या फिर इस खाते में जितना पैसा डाल रहे हो। तो अगर हम देखेंगे PGBP इंटू ET अपॉन TTA 1 करोड़ रुपया है, तो हम सोचेंगे 1 करोड़ रुपया खाते में डाल दो यार। ठीक है, मेरा ही तो पैसा है, खाता भी मेरा ही है, डाल दो। खाते में डाल देंगे तो 1 करोड़ रुपए की डिडक्शन हो जाएगी, क्योंकि अगर PGBP इंटू ET अपॉन TTA 1 करोड़ आया और आप खाते में डाले 60 लाख रुपया, तो आपको 60 लाख की डिडक्शन मिलेगी। और अगर नहीं डाले तो नहीं मिलेगी। 10 साल तक तो डिडक्शन मिल रही थी बिना खाते में डाले, लेकिन अब खाते में डालना है। तो एक इंसान डिडक्शन लेने के लिए क्या करता है? खाते में भी डाल देता है, यार मेरा ही तो खाता है, डालो ना पैसा। ऐसा थोड़ी ना कि मोदी जी ले गए, मेरा ही खाता है, बैंक में खाता है, मोदी जी तो बस इतना कह रहे हैं कि इस खाते में डाल दो पैसा, डालोगे हम डिडक्शन दे देंगे तुमको। ठीक है, तो मेरा PGBP इंटू ET अपॉन TT कितना था? 1 करोड़। ठीक है, मैंने 1 करोड़ रुपया उस खाते में डाल दिया, क्या नाम है उसका? SEZ री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, और 1 करोड़ रुपए की हमको डिडक्शन मिल गई। मेरा प्रॉफिट 1 करोड़ से कम हो गया, 30 लाख रुपए का टैक्स बच गया। फटाफट क्या किए हम? बस खाते में पैसा डाल दिए, 30 लाख रुपए का टैक्स बच गया। अब खाते में पैसा तो डल गया, अब उसके बाद सरकार क्या कह रही है? कह रही है पैसा डल तो गया, पैसा तुम्हारा है, लेकिन खर्च करने हम तुमको तभी देंगे, इस पैसा निकलेगा तभी जब तुम यहीं पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ करोगे, यहीं पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट करोगे। लो, अब हम फंस गए। हम जंगल से निकलने की सोच रहे थे, अब निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि जितना पैसा खाते में मेरे पड़ा हुआ है इस वाले SEZ री इन्वेस्टमेंट अलाउंस, उससे पैसा निकलेगा वहीं पे इंडस्ट्री लगाने के लिए। ओ माय गॉड, आई बात समझ में? तो गवर्नमेंट भी देखिए कितनी चालाकी से काम कर रही है। पहले आपको 10 साल डिडक्शन दे रही है, ठीक है, फिर धीरे से करिए, अब डिडक्शन लेने के लिए पैसा डालो, अपने ही खाते में डालो। तो हम डाल देंगे, भाई डिडक्शन मिल रही है। अब फिर डालने के बाद अब फंस जाएंगे, क्यों? क्योंकि हमको मशीन वहीं पे खरीदनी है SEZ में। तो अब हम फिर वहीं पे मशीन खरीदेंगे, फिर कोई डेवलपमेंट बाकी है तो करेंगे, यानी सरकार तो जंगल में मंगल कराती रहेगी आपसे राइट। यानी अब आपको निकलने नहीं देगी। निकलना है तो आपको बेनिफिट वाले चंगुल से, ये जो पूरा चंगुल बना हुआ है, जाल बिछा हुआ है, उसमें से बाहर आना है आपको। ठीक है, तो 10 साल बाद लालच देती है, अब 5 साल तक फिर पैसा डालने लग जाते हो, क्योंकि 11वें साल से 15वें साल तक आप जितना पैसा डालते हो उतनी डिडक्शन मिलते जा रही है। तो आप पैसा डालते जाते हो, 15 साल बाद देखते हो पैसा जुट गया है, अब कहते हो कि हम निकलेंगे यहाँ से, तो सरकार कहती है निकल तो जाओ, लेकिन इससे पैसा अब नहीं निकल पाएगा। तो आप कहते हो रे राम 5 साल में 50 करोड़ रुपये हम डाल दिए हैं इसमें, अब कैसे नहीं निकलेगा? निकालेंगे हम तो सरकार कहती है यहीं पे मशीन खरीद लो और यहीं पे थोड़ा सा और एक्सपेंशन करो, फैक्ट्री बनाओ। तो अब हम क्या करेंगे? यही करेंगे, वहीं पे रहेंगे अब राइट। और इसके बाद तो अब डिडक्शन भी नहीं मिलनी है, डिडक्शन तो हो गई 15 साल की, राइट। तो है ना चालाक सरकार। जितने भी प्रश्न आपसे पूछते हैं ना सरकार चालाक, बताइए कमेंट करके हमको, तो अभी हमको महसूस होता है कि आप लोग लेक्चर देखते हो, नहीं तो हमको पता भी नहीं चलेगा आप लोग लेक्चर देखते हो, कितना देखते हो, कितना सुनते हो। ठीक है, ये तो नहीं कि वीडियो प्ले करके निकल जाते हो, चाय कॉफी करते रहते हो, गपशप भी लड़ा रहे हो उसी में।
पूरी बात ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं, ये मुझे पता चलती है। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कोई लेक्चर के बीच की कोई चीज़ को पॉइंट आउट करता है कि हाँ सर आपने ये बोला था। कभी कभी मैं आपको क्वेश्चन भी देता हूँ कि चलो इसको सॉल्व करो, और इतना आंसर आ जाए तो मुझे बताना कि आपका आंसर सही था, तो आप मुझे बताया करिए ये सब, ठीक है। अभी एक्सपोर्ट टर्नओवर क्या चीज है, देखिए भाई, विदेश में माल बेचे हैं वो एक्सपोर्ट टर्नओवर है। मैं आपको ये दिखाता हूं, एक सेकेंड। अब देखिए चालाकी क्या करने की हम कोशिश करेंगे। हमारी डोमेस्टिक टर्नओवर है 40 करोड़ रुपए की, एक्सपोर्ट टर्नओवर कितना है 60 करोड़ रुपए का। तो हमारी डिडक्शन कितनी बनी, 60/100 इंटू 10 करोड़, 6 करोड़ की डिडक्शन बन गई। अब हम ये डिडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, कुछ चालबाजी करें। हाँ करते हैं, चलिए। जो हमसे माल लेता है विदेश में, उसको हमने कहा कि यार तुमको देना 60 ही करोड़ है, हम बिल ना लेकिन तुम्हारी 80 करोड़ की बना दे रहे हैं। ध्यान से सुनो चालबाजी मेरी। हमने कहा कि यार तुमको देना 60 करोड़ है, बस हम तुम्हारी बिल 80 करोड़ रुपए की बनाएंगे। तुम हमको दोगे कितना, फिर से हम बोले कितना दोगे, 60 करोड़। 60 करोड़ की डील हुई है ना, 60 ही करोड़ देना है, बस बिल काटेंगे 80 करोड़ रुपया, ठीक है। तो तुम हमको 60 करोड़ रुपया दे देना, 20 करोड़ रुपया डूब गया, बाद में हम एंट्री कर देंगे। आगे चल के 2-3 साल बाद हम बैड डेप्ट की एंट्री मार देंगे, तुम टेंशन मत लो, तुमको देना 60 करोड़ रुपया है। अब देखिए ऐसा करने से क्या होगा। हमने यहां पे एंट्री मारी, एक्सपोर्ट टर्नओवर कितना 80 करोड़, डोमेस्टिक कितना 40 करोड़, टर्नओवर कितना हो गया अब 120 करोड़, प्रॉफिट है हमारी 10 करोड़। अब हम इसका डिडक्शन बनाते हैं, तो मेरा डिडक्शन बनेगा 10 करोड़ इंटू एक्सपोर्ट टर्नओवर 80 करोड़ अपॉन 120 करोड़, ठीक है। जब देखिए डिडक्शन कितना हो गया, 10 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 120, ये हो गया 6.66 करोड़। क्या आप कुछ नोटिस कर रहे हो मैं कहना क्या चाहता हूं? आपका डिडक्शन था 6 करोड़ रुपए का, बस हम थोड़ी सी बिलिंग बढ़ा के एक्सपोर्ट टर्नओवर के अमाउंट को बढ़ाए, और ये डिडक्शन कितना बन गया मेरा 6.66 करोड़, राइट। तो आपको भी समझ में आ रहा होगा, क्या लोग ऐसी टैक्स प्लानिंग करना चाहते होंगे? क्या वो कोशिश करते होंगे कि चलो ऐसी प्लानिंग करते हैं जिससे कि हमारा क्या हो जाए, एक्सपोर्ट टर्नओवर ज्यादा दिखाई दे, जिससे डिडक्शन ज्यादा। बस कुल मिला के समझिए ये फॉर्मूला है पीजीबीपी इंटू ईटी अपॉन टीटी। न्यूमरेटर में आता है ईटी, जितना ईटी बढ़ा देंगे उतना आपका डिडक्शन बढ़ जाएगा। तो यानी लोग ऐसा कर सकते हैं। तो अब गवर्नमेंट क्या कह रही है, गवर्नमेंट कह रही है भाई हमको समझना है एक्सपोर्ट टर्नओवर तुम्हारा जेन्युइन है कि नहीं है। तो क्या कह रही है, कह रही है जितना पैसा तुमको फॉरेन एक्सचेंज में मिला है रिटर्न फाइल करने तक, तुम्हारी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने तक। रिटर्न फाइल कब होता है, मार्च में फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, रिटर्न फाइल करने का समय होता है जुलाई या फिर कब होता है, सितंबर में। तो जुलाई या सितंबर तक का आपके पास टाइम है। तब तक भी अगर आपका पैसा नहीं आया हुआ है विदेश से, तो गवर्नमेंट कह रही है फिर तो तुम हमको बेवकूफ बना रहे हो बेटा, ओवर बिलिंग किए थे, पैसा आया नहीं है और तुम बस दिखाना चाह रहे हो कि पैसा आ जाएगा। तो जितना पैसा तुम्हारा रिटर्न फाइल करने तक, 31 मार्च भी नहीं, रिटर्न फाइल करने तक जितना पैसा तुम्हारा आ गया, बस उतना ही एक्सपोर्ट टर्नओवर मानेंगे। यानी अब इस 80 करोड़ रुपए में से तुम्हारा कितना पैसा रिटर्न फाइल करने तक आया है, मान लो 60 करोड़ रुपया। तो गवर्नमेंट कह रही है हम टर्नओवर 80 करोड़ नहीं 60 करोड़ ही मानेंगे, ठीक है। और आपने टर्नओवर कितना दिखाया था, टोटल कितना था 120, क्योंकि आप तो खुद ही कह रहे हो ना 80 और 40 120 करोड़ रुपए है। तो डिनोमिनेटर में गवर्नमेंट चेंज नहीं करेगी, वो 100 करोड़ नहीं करेगी, वो 120 करोड़ रहने देगी। यानी तुम बेवकूफ बनाना चाह रहे थे गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने कहा कि अब हम तुमको पकड़ लिए, ठीक है। न्यूमरेटर तुम्हारा वही रहेगा, तो न्यूमरेटर तुम्हारा चेंज हो जाएगा, कितना होगा 60 करोड़ रुपया, और डिनोमिनेटर में हम डाल देंगे सेम 120 करोड़। यानी हो क्या रहा है, आप कह रहे थे 120 करोड़ रुपए टोटल टर्नओवर है, 80 और 40 120। गवर्नमेंट कह रही ठीक है भाई तुमने ही तो कहा 120 करोड़, तो हमने डिनोमिनेटर लिया 120 करोड़ रुपया। लेकिन एक्सपोर्ट टर्नओवर एक्चुअल में तुम्हारा हम कितना मान रहे हैं, बस
सिर्फ और सिर्फ 60 करोड़। यानी जब इसको 60 करेगी तो 60 40 100 नहीं होगा डिनोमिनेटर में, ये 120 ही रहेगा, लेकिन ये 60 कर देगी गवर्नमेंट। तो यानी चालाकी मत करना, ओवर बिलिंग नहीं। अगर मान लीजिए माल 60 करोड़ रुपए का है तो 80 करोड़ रुपए की बिल मत बनाना, नहीं तो यहाँ तुम्हारा डिडक्शन और उल्टे कम हो जाएगा। डिडक्शन कितना हो जाएगा अगर यहाँ पे हम करेंगे 60/120, कितना हो गया, ये 5 करोड़ रुपया हो गया। अभी कितना डिडक्शन था, 6 करोड़ था। देखो ईमानदारी से 6 करोड़ था, तुम बेमानी से 6.66 करोड़ बनाने की कोशिश किए, गवर्नमेंट ने फॉर्मूला ऐसा लगाया कि तुम्हारा 6 करोड़ की जगह 5 करोड़ डिडक्शन हो गया। क्लियर है अब ये भी पॉइंट आपको? अमाउंट रियलाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज बिफोर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम विल बी योर एक्सपोर्ट टर्नओवर। देखिए अब नोट कुछ इंपॉर्टेंट बातें अगर आपको इस सेक्शन की डिडक्शन लेनी है तो आपको ध्यान रखनी होगी। बैलेंस इन रिजर्व टू बी यूटिलाइज्ड विद इन 3 years फॉर एक्वायरिंग प्लांट एंड मशीनरी। जब आप पैसा डालेंगे तो उससे 3 साल के अंदर अंदर आपको उस पैसे का यूज भी कर लेना है, ठीक है। ये नहीं कि पड़ा रहने देते हैं, चलो ब्याज ही आ रहा है पड़ा रहेगा पैसा, ये भी नहीं कर सकते। 3 साल के अंदर यूज भी करना है। और यूज किस लिए होगा? फॉर एक्वायरिंग प्लांट एंड मशीनरी, नई प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है। Second, the new undertaking is not formed by split up or reconstruction of a business already in existence. New undertaking is not formed by, 2 वर्ड लिखा है, split up और reconstruction। अभी सिर्फ एक वर्ड पढ़ते हैं reconstruction को। तो new undertaking is not formed by reconstruction of a business already in existence। ये क्या मतलब है? देखिए गवर्नमेंट ने इस एरिया को SEZ डिक्लेयर किया, ठीक है। आपकी इंडस्ट्री यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है, धुआं मार रही है इंडस्ट्री, ये देखिए, और SEZ आपके बगल में ही है। आपको लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए, अगर मैं यहाँ SEZ के अंदर फैक्ट्री बना लूँ, SEZ के अंदर फैक्ट्री कर लूँ, तो मुझे तो बड़ा बेनिफिट मिल जाएगा एक्सपोर्ट टर्नओवर का, क्योंकि मैं एक्सपोर्ट करता हूँ। लेकिन मैं अभी SEZ से बाहर हूँ, तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, इस वाली फैक्ट्री को बंद कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं और यहाँ पे आगे एक दूसरी फैक्ट्री बना लेते हैं। और यहाँ अब ये धुआं मार रही है, ये देखिए धकाधक धकाधक, यहाँ पे फैक्ट्री बना लेते हैं। तो क्या आपको बेनिफिट मिल जाएगा? कहता है नहीं, न्यू अंडरटेकिंग इज नॉट फॉर्म बाय रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिजनेस ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हुआ कि आप एक ही बिजनेस को फिर से क्रिएट कर रहे हो, पहले बंद किए फिर बना रहे हो, इसे कहा जाता है रिकंस्ट्रक्शन। तो ये अलाउड नहीं है, मतलब फैक्ट्री बंद करके फैक्ट्री चालू करोगे SEZ में तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। देखिए गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ये है कि देश डेवलप करना चाहिए, ग्रो करना चाहिए। अब अगर गवर्नमेंट ये अलाउ कर दे तो सिर्फ ये बंद करके नहीं आएगा, इसके बगल में एक फैक्ट्री और थी, ये भी बंद करके चला आया, इसको ये भी बंद कर दिया, ये भी बंद कर दिया, सब चले आए यहाँ पे। तो जंगल जो था SEZ वहां तो मंगल हो गया, और जहां पहले से मंगल था ये सब एरिया में, वहां जंगल हो गया। सारे के सारे उठ के अगर आ जाएंगे जंगल को मंगल करने के लिए, तो बाकी जहां पहले से मंगल है उसको वो क्या बन जाएगा? जंगल बन जाएगा ना। तो गवर्नमेंट ये तो ही ना कह रही है कि हम जिस एरिया को SEZ बोल रहे हैं उसको तो तुम जीता जागता शहर बनाओ, और जो पहले से जीता जागता शहर उसको जंगल बना दो। ऐसा भी नहीं करना है भाई, कुछ नया करिए। यहाँ पे आके जो ऑलरेडी है उसको रहने दीजिए, तब आपको डिडक्शन मिलेगी। दूसरा क्या है? बाई स्प्लिट अप इज नॉट फॉर्म बाई स्प्लिट अप। इसका क्या मतलब है? देखिए आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर ये SEZ है और मेरी यहाँ बाहर SEZ की फैक्ट्री है, अगर हम इसको बंद करेंगे और यहाँ SEZ में चालू करेंगे तो हमें डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो हमने क्या किया, ये वाली बाहर वाली फैक्ट्री चलने दी और SEZ के अंदर भी एक नई फैक्ट्री बना ली। पहले मेरा प्रोडक्शन पहले मेरा प्रोडक्शन होता था 100 टन का साल भर में। अब मैंने क्या किया है, अब मेरा यहां पे प्रोडक्शन कर दिया हमने 10 टन, अब बैलेंस 90 टन का प्रोडक्शन SEZ में कर रहे हैं और यहीं से उठा के एक्सपोर्ट कर रहे हैं और फायदा ले रहे हैं सेक्शन 10AA के डिडक्शन का। पहले भी 100 टन की प्रोडक्शन थी, आज भी कितनी है? 100 टन की प्रोडक्शन है। मैंने अपनी प्रोडक्शन को स्प्लिट कर दिया। मैंने फैक्ट्री तो एक खड़ी की, पुरानी बंद नहीं की, लेकिन मैंने कुछ ज्यादा काम नहीं किया। काम उतना ही हो रहा है जितना पहले हो रहा था। ये देखिए
कहता है न्यू अंडरटेकिंग इज नॉट फॉर्म बाई स्प्लिट अप। आप स्प्लिट अप मत कर दीजिए कि एक फैक्ट्री थी, जितना माल बना रही थी उसी को हमने टुकड़ा कर दिया, उसी फैक्ट्री का 2 फैक्ट्री बना दिया, माल उतना ही आज भी बनता है। ये अलाउड नहीं है, डिडक्शन नहीं देंगे। अगर आपकी एक फैक्ट्री थी, बंद करके आओगे दूसरी फैक्ट्री बनाओगे, नहीं देंगे। आपकी एक फैक्ट्री चल रही है, दूसरी फैक्ट्री आप बनाते हो, तो देखिए प्रोडक्शन बढ़ी कि नहीं बढ़ी। अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ी, आपने प्रोडक्शन को तोड़ दिया 2 फैक्ट्री में, तो भी आपको डिडक्शन नहीं देंगे। एक्सेप्शन, रिवाइवल ऑफ अंडरटेकिंग रेफर टू इन सेक्शन 33AB। सेक्शन 33AB का अगर रिवाइवल हो रहा है तो कह रहा है डिडक्शन दे देंगे। इसका क्या मतलब है? 33AB में लिखा हुआ है रिवाइवल ऑफ अंडरटेकिंग, मतलब फैक्ट्री को, कंपनी को जिंदा करना। अगर वो कंपनी बंद हो गई थी बिकॉज ऑफ फ्लड, बाढ़ आ गई थी, भूकंप आ गया था, अर्थक्वेक आ गया था, इन सब वजह से आपकी फैक्ट्री चली गई थी, ठीक है, भूकंप आया, बाढ़ आ गया, आपकी फैक्ट्री गई, और अब आप SEZ में एक नई फैक्ट्री बना रहे हो, तो क्या आपको डिडक्शन दे देंगे? हाँ, हमने बंद थोड़ी ना किया, नेचर ने बंद कर दिया, ठीक है। जैसे अभी तक हम यहाँ कह रहे थे कि यहाँ पे हम फैक्ट्री बंद करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे तो हमको डिडक्शन मिलेगी? नहीं। लेकिन अगर यहाँ वाली फैक्ट्री, ये SEZ है, ठीक है, यहाँ मेरी एक फैक्ट्री थी, अब ये भूकंप आया, भूकंप में ये फैक्ट्री उड़ गई, बाढ़ आई, अब फैक्ट्री बह गई, तो अब मैंने सोचा कि अब नई फैक्ट्री लगानी है तो SEZ में चल के लगाते हैं, और यहाँ आके हमने SEZ में फैक्ट्री लगा ली, क्या हमें डिडक्शन मिल जाएगा? कह रहा है मिल जाएगा। अगर रिवाइवल ऑफ अंडरटेकिंग है सेक्शन 33AB का, 33AB का रिवाइवल क्या होता है, लिख लीजिए वहां पे, बाढ़ या भूकंप में आपकी फैक्ट्री गई और वो आपने वापस से लगाई, तो आप SEZ में लगा लीजिए, आपको डिडक्शन मिल जाएगा, क्योंकि यहां हमने कोई प्लानिंग नहीं की। हम बाढ़ और भूकंप ला सकते हैं? हमने सोचा कैसे फैक्ट्री बंद करें यार, समझ में नहीं आ रहा, क्या करें, भूकंप ला दिए हम। अरे हम थोड़ी ना ला सकते हैं, ठीक है, ये तो नेचर लाता है, मेरे चाहने से थोड़ी ना हो जाएगा। हम अपने चाहने से आग लगा सकते हैं, अपनी फैक्ट्री में आग लगा दिए ताकि बंद करें इधर और दूसरी जगह फैक्ट्री लगा के बेनिफिट ले ले, तो गवर्नमेंट इस पे नहीं दे रहा है। 33AB का रिवाइवल क्या होता है? बाढ़, भूकंप, ये सब है जो नेचर की वजह से होता है, प्रकृति करती है, आप नहीं करते हो। फिर देखिए, नॉट फॉर्म बाई ट्रांसफर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी प्रीवियसली यूज फॉर एनी पर्पस। इसका मतलब क्या है? आपने SEZ में फैक्ट्री लगाई, ठीक है, ये रही आपकी फैक्ट्री SEZ में, लेकिन इसमें ना पुरानी प्लांट एंड मशीनरी लगी हुई है, ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी है। गवर्नमेंट कह रही है कि आपके पास पुरानी प्लांट एंड मशीनरी कैसे आई? इसका मतलब है कहीं ना कहीं देश में फैक्ट्री बंद हुई होगी। एक बात बताओ, नई पुरानी प्लांट एंड मशीनरी कैसे आ गई इस फैक्ट्री में? कहीं ना कहीं तो फैक्ट्री बंद हुई होगी ना इसकी, तभी तो यहाँ पुरानी प्लांट एंड मशीनरी आ रही है। तो गवर्नमेंट कह रही है भले हम रिलेट ना कर पा रहे हो कि आप बंद करके लाए हो या कैसे क्या किए हो, व्हाटएवर, आप पुरानी प्लांट एंड मशीनरी यूज करोगे, हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे। देखिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, नई प्लांट एंड मशीनरी के परचेज को गवर्नमेंट हमेशा से इंकरेज करती है, क्योंकि नई प्लांट एंड मशीनरी के परचेज होने से पूरे इकोनॉमी की साइकिल जो है ना, एकदम समझ लीजिए सही चलने लग जाती है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखिए, जब नई प्लांट एंड मशीनरी आप खरीदते हैं तो वो कंपनीज जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है प्लांट एंड मशीनरी की, उसमें ग्रोथ आती है, वहां पे इंप्लॉयमेंट जनरेट होती है, उनके पास पैसा आता है, तो उनके वर्कर्स के पास पैसा आता है, ठीक है। वो फैक्ट्री कहीं ना कहीं से आयरन ओर ले रही होगी, खरीद रही होगी, स्टील खरीद रही होगी, तो उस फैक्ट्री में क्या आता है? मूवमेंट आ जाता है, डिमांड आ जाती है, तो वहां के वर्कर्स के पास पैसे आने लग जाते हैं, ठीक है। और इन्हीं सारे वर्कर्स के पास जब पैसे आते हैं तो ये मार्केट में क्या करते हैं? सामान खरीदते हैं। जब सामान खरीदते हैं तो दूसरी तीसरी इंडस्ट्री चलने लग जाती है, ठीक है। राशन खरीदते हैं तो वो फार्मर्स की भी ग्रोथ होने लग जाती है। तो बेसिकली एक नई प्लांट एंड मशीनरी खरीदने की वजह से बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में ग्रोथ आती है। तो इसलिए गवर्नमेंट हमेशा से न्यू प्लांट एंड मशीनरी को इंकरेज भी करती है परचेज करना। तो शायद इसलिए कह रही है गवर्नमेंट कि हम बेनिफिट नहीं देंगे अगर आपने पुरानी प्लांट एंड मशीनरी अपनी फैक्ट्री में लगाया है SEZ में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, गवर्नमेंट को ऐसा भी लगता है कि आपकी फैक्ट्री में नई प्लांट एंड मशीनरी आने का मतलब है कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई प्लांट फैक्ट्री बंद हुई होगी, तो बंद होके अगर यहाँ चालू हुई है आप तो बेनिफिट नहीं देना हमको,
ठीक है, क्योंकि देश में बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं होगा इससे, कहीं तो कुछ बंद हुआ है ना, इसलिए गवर्नमेंट डिडक्शन नहीं देगी आपको। एक्सेप्शन, प्लांट एंड मशीनरी इंडिया के बाहर यूज हुआ था तो दे देगी डिडक्शन, क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है इससे अब टेंशन नहीं है, क्योंकि कुछ बंद होके चालू हुआ है। इसकी टेंशन तो तब थी जब देश में ही मशीन खरीदी गई। अगर इंडिया के बाहर से मशीन आ रही है, इसका मतलब इंडिया के बाहर कहीं फैक्ट्री बंद हुई है, तो इससे हमारे देश पे लॉस नहीं हुआ है। इंडिया के बाहर कहीं फैक्ट्री बंद हुई है, हमारे देश में चालू हो रही है, ठीक है, तो हम बेनिफिट दे देंगे। ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी टू द एक्सटेंट ऑफ 20% अलाउड, 20% तक की पुरानी प्लांट एंड मशीनरी भी आपको खरीदने देंगे, डिडक्शन आपसे नहीं छीनेंगे। भाई अगर 100 करोड़ की मशीन खरीदे हो, 20 करोड़ पुरानी भी खरीद ली हो तो चलेगा। रिटर्न ऑफ इनकम टू बी फाइल्ड विद इन ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139(1). इनकम टैक्स में ना बड़ी सारी छूट बेनिफिट आपको तभी मिलती है जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न समय पे जमा करते हो। क्या होता है इनकम टैक्स रिटर्न? ये होता है आपकी इनकम की कंप्यूटेशन, जो हम सरकार को बताते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताते हैं कि भाई हमने इतना कमाया है। ये कब जमा करनी होती है? 31 मार्च को आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, उसके बाद जो 31 जुलाई आती है और जो 30 सितंबर होता है वो आखिरी डेट होता है। कुछ लोगों के लिए 31 जुलाई है, कुछ लोगों के लिए 30 सितंबर है। ये सब आप बाद में पढ़ेंगे जब आप रिटर्न ऑफ इनकम चैप्टर देखेंगे, ठीक है। तो अभी आप फिलहाल ऐसे याद कर लीजिए कि फॉर सम पर्सन इट इज 31 जुलाई एंड फॉर सम पर्सन दिस इज 30 सितंबर। यानी कुछ लोगों को 4 महीना मिलता है रिटर्न जमा करने के लिए, अब मई जून जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीना मिलता है, और कुछ लोगों को अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक मिल जाता है, यानी 6 महीना मिल जाता है। तो कुछ को 4 महीना मिला, कुछ को 6 महीना मिला फॉर फाइलिंग देयर रिटर्न ऑफ इनकम। तो अगर आपने रिटर्न समय पे जमा की है तो आपको डिडक्शन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अच्छा, इस डेट के बाद अगर हम रिटर्न जमा करते हैं तो कर सकते हैं नहीं, कि पहली बात कि अगर ये लास्ट डेट है तो उसका कर ही नहीं सकते, नहीं। उसके बाद रिटर्न जमा कर सकते हो, लेकिन आपकी रिटर्न कहलाती है बिलेटेड रिटर्न। तो आप ऐसे समझ लीजिए, अगर आपकी बिलेटेड रिटर्न जमा हुई है तो आपको ये डिडक्शन नहीं मिलेगा। रिटर्न समय पे जमा करोगे, 139(1) के टाइम लिमिट के अंतर्गत जमा करोगे, तभी आपको डिडक्शन मिलेगा। क्या है ड्यू डेट? 31 जुलाई और कुछ के लिए 30 सितंबर। Deduction shall be computed with reference to the total turnover of the undertaking in SEZ and not with respect to total turnover of the SSC। अच्छा, अब ये बात समझिए। आपकी एक फैक्ट्री ये रही, ये है SEZ, और एक फैक्ट्री आपकी यहां है, ठीक है। आपका होता है PGBP इंटू ET अपॉन TT। अच्छा, आप जो SEZ में यूनिट बनाए हो उसकी आपको डिडक्शन मिल रही है, क्यों? क्योंकि आपने बंद करके चालू नहीं की है, ये फैक्ट्री चल रही है। दूसरी चीज, आपने स्प्लिटअप भी नहीं किया है। यहां पे 100 टन माल बनता था पहले, आज भी यहां 100 टन बन रहा है, यहां तो एक्स्ट्रा 50 टन और बन रहा है, यहां तो एक्स्ट्रा बन रहा है SEZ वाले में, तो आपको डिडक्शन मिल रही है। तो अब आपको डिडक्शन के लिए फॉर्मूला यूज होगा PGBP इंटू ET अपॉन TT। तो PGBP कौन सा? दोनों फैक्ट्रियों का मिला के PGBP नहीं, सिर्फ इस वाली फैक्ट्री का PGBP इंटू एक्सपोर्ट टर्नओवर। एक्सपोर्ट टर्नओवर डिडक्शन के लिए जो हम लेंगे वो कहां से लेंगे? हम तो यहां से भी एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर वाले से भी, और यहां SEZ वाले से भी करते हैं। कहां का एक्सपोर्ट टर्नओवर लेना है? यहीं का लेना है, SEZ वाली फैक्ट्री का। अब बात आती है टोटल टर्नओवर। टोटल टर्नओवर कौन सा लेना है? दोनों फैक्ट्री का मिला के या SEZ वाला? SEZ वाला ही भाई SEZ के टोटल टर्नओवर पे आपने कितना कमाया है उसी का हम स्प्लिट करेंगे कि भाई आपने एक्सपोर्ट टर्नओवर पे कितना कमाया, उतनी डिडक्शन देंगे। तो पूरा डिडक्शन की कंप्यूटेशन जो हो रही है इसकी फिगर पे बेस्ड होगा। देखिए, बाकी तो कोई गलती नहीं करता है स्टूडेंट, सिर्फ यहीं पे गलती कर देता है। PGBP भी वो ले लेता है SEZ वाला, वो एक्सपोर्ट टर्नओवर भी ले लेता है SEZ वाला। टोटल टर्नओवर सुनते ही एक बार उसके दिमाग में आ जाता है क्या दोनों का लेना है क्या? तो ये गलती मत कर देना। टोटल टर्नओवर मतलब टोटल टर्नओवर ऑफ SEZ यूनिट, ठीक है। टोटल का मतलब क्या है? सभी फैक्ट्री का टर्नओवर का टोटल नहीं, टोटल का मतलब यहां पे है कि जो SEZ वाली यूनिट है उसका एक्सपोर्ट टर्नओवर प्लस उसका डोमेस्टिक टर्नओवर, ठीक है। चलिए आइए, एक इलस्ट्रेशन है वो देखते हैं आपके साथ।
Illustration 4. X Limited is a manufacturing and trading company. It owns 3 units. Unit A manufacture goods in a special economic zone for export purposes and qualified for exemption under section 10AA. अच्छा, एक्स लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी है, उसके पास 3 यूनिट है। यूनिट ए मैन्युफैक्चर करता है गुड्स SCZ में, यूनिट ए SCZ में है, ठीक है, फॉर एक्सपोर्ट पर्पसेस एंड क्वालिफाइड फॉर एग्जेम्पशन 10AA का एग्जेम्पशन भी मिलता है उसको। यूनिट बी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, गुड्स आर सोल्ड इन डोमेस्टिक मार्केट। यूनिट बी मैन्युफैक्चरिंग है और डोमेस्टिक मार्केट में माल बेचती है। इट इज़ नॉट क्वालिफाइड फॉर एनी टैक्स हॉलीडे, उसको कोई भी टैक्स हॉलीडे नहीं मिलता है। एक्चुअली टैक्स हॉलीडे किसको कहते हैं, ये आम बोलचाल की भाषा है, टैक्स की छुट्टी, ठीक है। टैक्स हॉलीडे बहुत ही वाइडली यूज्ड वर्ड है, कॉमन लोग इसे यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है कि एग्जेम्पशन ना मिलना, ठीक है। नो टैक्स बेनिफिट का मतलब होता है नो टैक्स हॉलीडे, नॉट क्वालिफाइड फॉर एनी टैक्स हॉलीडे। यूनिट सी ओन्स रिटेल आउटलेट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और यूनिट सी जो है वो रिटेल आउटलेट है अलग अलग जगह पे देश के। तो यानी बी और सी जो है वो SCZ वाले नहीं है, ए जो है ये मेरा SCZ वाला है। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तीनों का दे दिया, टर्नओवर तीनों का दे दिया। आउट ऑफ द अबव एक्सपोर्ट टर्नओवर इज 1200 करोड़ में से 1180 एक्सपोर्ट टर्नओवर है। अमाउंट रेमिटेड इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज अप टू 30 सितंबर 2024। इंडिया में फॉरेन करेंसी जो आई वो आई 1002, यानी एक्सपोर्ट टर्नओवर हम सिर्फ और सिर्फ इसी को मानेंगे, ठीक है, ना कि जितना एक्सपोर्ट टर्नओवर ये बोल रहा है इसको नहीं मानेंगे, ठीक है। फ्रेट एंड इंश्योरेंस चार्ज ओवर एंड अबव द सेल प्राइस फ्रॉम इंपोर्टर एंड इंक्लूडेड इन द अमाउंट रेमिटेड इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज एज वेल एज टर्नओवर गिवन अबव। कह रहा है फ्रेट एंड इंश्योरेंस आपने सेल प्राइस के ऊपर चार्ज किया था इंपोर्टर से, और वो अमाउंट इंक्लूडेड है कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में टर्नओवर में सब जगह। ये 10 रुपये आपने भाड़ा लिया था, ठीक है। तो भाड़ा सेल नहीं होता है, आपने भाड़े का इंश्योरेंस का, जब माल विदेश गया तो उसके भाड़े और इंश्योरेंस का पैसा लिया था, बढ़ा के ये पैसा लिया था, और ये बिल में भी इंक्लूडेड, ये टर्नओवर में भी इंक्लूडेड है। तो भाई साहब टर्नओवर सही करिए पहले, तो ये गलत हो गया है। यानी आपका टर्नओवर 1190 है, जिसमें से आपका एक्सपोर्ट 1170 है, और जिसमें से आपको पैसा जो आया है 10 रुपये तो आपको भाड़े का आया है, तो ये हटा दो 992 आपको पैसा आया है। ये बात समझ में आई सबको कि 10 रुपया आपका भाड़े और इंश्योरेंस का था जो विदेश में माल गया, ये आपने कस्टमर से लिया, और टर्नओवर में पैसा जो रिसीव हुआ सब में ये इंक्लूडेड है। भाई ये तो भाड़े का पैसा था, इसको अलग करो, टर्नओवर से इससे मतलब नहीं है। तो हमने अपना सही कर लिया फिगर, ये एक मिस्टेक थी, मिस्टेक रेक्टिफाइड, ये मिस्टेक है, दिस इज अ मिस्टेक, तो आई हैव रेक्टिफाइड इट, मैंने सही कर दिया उसको। एग्जेम्पशन 10AA की केस कितनी होगी अब ये देख लेते हैं हम लोग। एग्जेम्पशन होगी PGBP मतलब 90, देखिए अब हम यहाँ निकाल रहे हैं PGBP 90 इंटू एक्सपोर्ट टर्नओवर। एक्सपोर्ट टर्नओवर बताओ भाई, एक्सपोर्ट टर्नओवर कितना लेंगे हम, 992 लेंगे, ठीक है, और टोटल टर्नओवर कितना लेंगे, 1190 लेंगे। ये आपने बदमाशी देख ली। एक्सपोर्ट टर्नओवर हम कैसे ले रहे हैं, 992, ठीक है, जितना पैसा आया, लेकिन टोटल टर्नओवर कौन सी ले रहे हैं, जो सचमुच टोटल है एक्चुअल में। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको बताएं, ये देखिए अगर टर्नओवर 1190 था, जिसमें एक्सपोर्ट टर्नओवर 1170 था, तो डोमेस्टिक टर्नओवर कितना था बताओ जरा। इसका मतलब डोमेस्टिक टर्नओवर था 20। तो अगर अमाउंट इसको हम एक्सपोर्ट टर्नओवर अगर मान ले रहे हैं 992, तो टोटल टर्नओवर कितना होना चाहिए, 992 प्लस 20, 992 प्लस 20 होना चाहिए 1012। लेकिन हम यहाँ कितना रख रहे हैं, 1190। यही बात आपको समझाए थे कि देखिए टोटल टर्नओवर तो जितना आपका एक्चुअल में आपने रिपोर्ट किया वही लेगी गवर्नमेंट, लेकिन एक्सपोर्ट टर्नओवर जो न्यूमरेटर है वहां से कम कर देगी, कहेगी जितना पैसा आया उतना ही एक्सपोर्ट टर्नओवर है। कर लीजिए कितना आएगा, यह आएगा 75.03। तो इतना तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा 75.03 का। तो आपकी इनकम यूनिट ए की कितनी हुई, ये आ रहा है 75.03।
तो 90 माइनस 75.03 यूनिट ए की इनकम हुई 14.97। ठीक है, बी की इनकम है -40, सी की इनकम है 100। आपको मालूम है कि सेट ऑफ हो जाता है अगर आपके पास 3 यूनिट है, मतलब व्हाटएवर, कोई भी एक लॉस है दूसरा प्रॉफिट है तो वो आपस में सेट ऑफ होता है। तो प्लस माइनस करने के बाद आपका जो टोटल प्रॉफिट आएगा तीनों यूनिट का मिला के, कंपनी का प्रॉफिट, वो होगा 74.97। आई होप क्लियर है आपको, परफेक्ट। तो ये था सेक्शन 10AA का डिडक्शन, राइट, फॉर SEZ यूनिट्स इनटू मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ एनी आइटम विच इज एलिजिबल। ठीक है, एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का प्रोडक्शन भी करेंगे तो भी ये डिडक्शन मिलती है। ये जो अभी अभी आपने इलस्ट्रेशन किया, इसमें ईयर नहीं पता था कि आपने ये बात ध्यान दी कि ये कौन सा साल है, SEZ यूनिट में प्रोडक्शन हुए क्या साल हो चुके हैं, पहला 5 साल है कि अगला 5 साल है कि उसके बाद का अगला 5 साल है, क्योंकि पहले 5 साल की डिडक्शन होती है 100%, उसके बाद हो जाती है 50%, और उसके बाद तो रिस्ट्रिक्शन भी लग जाती है 50% पे। तो अगर नहीं पता चलेगा तो आप पहला 5 साल ही मान लेंगे कि अभी अभी ये चालू हुआ है, राइट, ऐसा मान लेंगे। और इसीलिए यहां पे भी हमने डिडक्शन कितना लिया है, 100% का लिया है। सो विद दिस वी आर एंडिंग सेक्शन 10AA।